हाय गाइस, वेलकम टू लर्निंग लॉज। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एवरग्रीन केस लॉज ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। सो अगर आप एक बिगिनर हैं, आप किसी भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आप क्लैट के लिए अपीयर होने वाले हैं, आप जुडिशियल एस्पिरेंट हैं, या फिर अगर आप नॉर्मली कॉलेज में भी पढ़ रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अभी आपके सेमेस्टर में चल रहा है, तो ये केस लॉज एवरग्रीन है। ये हर चीज के लिए हमें जानना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हर एग्जाम में इसे पूछा जाता है, कॉलेजेस में भी इनके ऊपर क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास के साथ। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे सिर्फ 6 केस लॉज जो इंपॉर्टेंट है, और आगे जो और क्लासेस आएंगे उसमें हम बाकी के केसेस डिस्कस करेंगे इन डेप्थ। तो चलिए पहला केस हमारा देखते हैं, दैट इज हैरिस वर्सेस निकरसन। तो देखिए इसमें क्या होता है ना, इसमें एक बार होता है कि एक न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट लगाया जाता है कि सो एंड सो डेट को सो एंड सो प्लेस पे एक ऑक्शन होने वाली है। अब एक पर्सन है, वो उसको पढ़ते हैं, उन्हें लगता है कि हाँ मुझे भी ऑक्शन में जाना है, तो वो अपनी टिकट्स बुक करते हैं और ऑक्शन के लिए निकल जाते हैं। जब वो जहाँ ऑक्शन होने वाला होता है उस दिन वहां पहुंचते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि ऑक्शन तो कैंसिल हो गया है। अब वो क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि मेरा इतना खर्चा हो गया कि मैं इतनी दूर से ट्रेवल करके आया हूँ, अब मुझे कॉम्पनसेशन चाहिए। ठीक है, तो अब क्या होता है, कोर्ट में ये मैटर जाता है, तो कोर्ट उन्हें क्या कहती है, कोर्ट कहती है एन ऑफर व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस एंड नोबडी इज बाउंड टू एक्सेप्ट एन ऑफर। तो यहाँ पर जो उन्होंने ऑक्शन के लिए एडवर्टीजमेंट दिया था, क्या वो ऑफर था? उसे हम ऑफर नहीं कहेंगे, वो सिर्फ एक इन्विटेशन था टू द पब्लिक फॉर मेकिंग एन ऑफर, कि आप ऑक्शन वाले दिन आइए, उस दिन हम लोग बात करेंगे कि आगे हम लोगों को क्या करना है, हमारे बीच कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो बिकॉज वो जो ऑक्शन का एडवर्टीजमेंट था वो एक ऑफर ही नहीं था, तो कैसे उन्होंने उसको एक्सेप्ट कर लिया और वो आ गए और अब वो कॉम्पनसेशन मांग रहे हैं? वो नहीं मांग सकते हैं। ठीक है, तो कोर्ट ने यही कहा कि जो एडवर्टीजमेंट दिया गया था वो ऑफर नहीं था, वो इन्विटेशन टू ऑफर था, और इसीलिए उन्हें किसी भी तरीके का कोई भी कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। दैट इज ऑल अबाउट इट। चलिए तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट केस लॉ पे, दैट इज फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस गुड्स कैश केमिस्ट लिमिटेड। ये भी एक बहुत फेमस ही केस लॉ है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, कि एक शॉप होती है, जो मेडिकल शॉप होती है, वो क्या करते हैं कि वो डिस्प्ले पर कुछ मेडिसिन लगा कर रखते हैं, और उसके साथ वो प्राइस टैग्स भी लगा के रखते हैं कि इस ड्रग का इतना रुपए आपको पे करना होगा। अब क्या होता है कि जो प्लेंटिफ है वो जाते हैं दवाई खरीदने वहां पर, लेकिन सिस्टम क्या होता है ना, कि आप उनकी शॉप पे जाएंगे, आप मेडिसिन उठाएंगे, बास्केट में डालेंगे, और फिर आप कैश काउंटर पे जाएंगे। अब कैश काउंटर पे जो पर्सन खड़ा है उसके पास पूरा राइट है कि अगर वो चाहे तो वो आपको मेडिसिन नहीं दे। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, प्लेंटिफ गए, उन्होंने अपना सामान लिया और वो जाते हैं कैश काउंटर पे। अब जो कैश काउंटर पे खड़े होते हैं वो बोलते हैं सॉरी सर, हम आपको ये मेडिसिन नहीं दे सकते हैं। तो अब वो उनके खिलाफ एक्शन लेकर आते हैं और वो कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इन्होंने क्योंकि डिस्प्ले पे लगा के रखा है कि प्राइस कितना है इस मेडिसिन का, इसका मतलब वो मुझे ऑफर कर रहे हैं कि आओ और इतने रुपए में ये दवाई हमसे लेके जाओ। ठीक है, तो जब मैटर ये कोर्ट में गया तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये ऑफर नहीं है, ये सिर्फ एक इनविटेशन टू ऑफर है, और ऑफर एंड इनविटेशन टू ऑफर में जमीन आसमान का फर्क होता है। ठीक है, द कोर्ट हेल्ड दैट मेयरली पुटिंग थिंग्स ऑन डिस्प्ले डज नॉट अमाउंट टू ऑफर। जब एक कस्टमर आता है, ठीक है, सामान उठाता है, कैश काउंटर पे जाता है, तब वो कस्टमर की तरफ से जो हो रहा है दैट इज एन ऑफर। ठीक है, कस्टमर कह रहा है कि सर मैं आपकी शॉप में अब एंटर हो गया हूं, मैंने ये सामान आपसे लिया है, क्या अब आप मुझे ये देंगे? ठीक है, तो नाउ जो अदर पर्सन है जो कैश काउंटर पे खड़ा है, उनके पास पूरा पूरा राइट है कि वो रिफ्यूज कर सकते हैं, वो उन्हें मना कर सकते हैं कि नहीं हम आपको ये नहीं बेचेंगे, बिकॉज उनकी तरफ से जो डिस्प्ले हुआ था ऑफ मेडिसिन वो इन्विटेशन टू ऑफर था, वो ऑफर नहीं था, इसीलिए दे आर नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट द सेम। दैट इज ऑल अबाउट दिस केस लॉ। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट केस पे, दैट इज हार्वे वर्सेस फेसी। तो देखो ये केस है ना, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए इसीलिए है बिकॉज इसका ये पॉपुलरली, इट इज दिस केस इज पॉपुलरली नोन एज बम्पर हॉल पेन केस। ठीक है, तो बहुत बार क्वेश्चंस, ये ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में कि पॉपुलरली कौन से केस का नाम है बम्पर हॉल पेन केस। ठीक है, तो इसलिए आप याद रखना, हार्वे वर्सेस फेसी बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है, इट इज नोन एज बम्पर हॉल पेन केस। अब देखो ये बम्पर हॉल पेन कोई पेन नहीं है, ठीक है, ये प्लॉट का नाम होता है, बम्पर हॉल पेन एक प्लॉट का नाम होता है। अब इस केस में क्या होता है कि प्लेंटिफ जो है वो एक प्लॉट खरीदना चाहते हैं जिसका नाम है बम्पर हॉल पेन। तो वो क्या करते हैं, टेलीग्राफ से लिख के देते हैं। ठीक है, वो लिख के देते हैं डिफेंडेंट को, जिनका वो होता है, वो प्लॉट होता है, वो उन्हें लिख के देते हैं कि सर क्या आप हमें अपना प्लॉट बेचेंगे?
एंड दूसरी चीज ये कि आप किस लोएस्ट प्राइस तक आ सकते हैं इस प्लॉट को बेचने के लिए, ठीक है। तो इसमें उन्होंने दो बातें लिखी थी कि क्या आप बेचेंगे और लोएस्ट कैश प्राइस क्या रहेगा उसका। तो जब डिफेंडेंट उन्हें रिप्लाई करते हैं उस टेलीग्राफ का, तो वो बोलते हैं कि लोएस्ट जो कैश प्राइस रहेगा इस प्लॉट के लिए हमारा वो होगा 900 यूरोज। अब जो प्लेंटिफ होते हैं वो वापस से टेलीग्राफ उनको लिख के देते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, मैं 900 यूरोज में इसे खरीदने के लिए रेडी हूं, तुम मुझे टाइटल डीड भेज दो फॉर इंस्पेक्शन, ताकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट फिर हम पूरा कर सके। अब डिफेंडेंट बोलते हैं कि नहीं, मुझे मेरा प्लॉट नहीं बेचना है। तो वो कहते हैं कि नहीं, ऐसे कैसे नहीं बेचोगे आप, आपने मुझे लिख के दिया है कि 900 यूरोज जो है वो उसकी लोएस्ट कैश प्राइस है, तो आपको तो मुझे देना ही पड़ेगा। तो ये मैटर कोर्ट पे जाता है। तो कोर्ट ने कहा, यहाँ पे क्या कहा कोर्ट ने कहा, अ मेयर कोटेशन ऑफ प्राइस कैन नॉट बी सेड टू बी एन ऑफर, ठीक है। सिर्फ एक चीज के पैसे बताना इसका मतलब ये नहीं होता है कि मैंने ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। क्यों नहीं है? बिकॉज उन्होंने जब टेलीग्राफ पे सवाल पूछा तब उन्होंने दो क्वेश्चंस पूछे थे, क्या आप हमें प्लॉट बेचेंगे, एंड सबसे लोएस्ट कैश प्राइस क्या है प्लॉट की। तो जब उन्हें जवाब दिया गया तो जवाब में इस बात का तो सवाल का जवाब दिया ही नहीं गया कि क्या आप हमें बेचेंगे। उन्होंने कहीं पे भी नहीं लिखा कि हम आपको बेचने के लिए रेडी हैं। उन्होंने बस बताया कि इसका जो लोएस्ट कैश प्राइस है वो है 900 यूरोज, ठीक है। तो इसीलिए कोर्ट ने कहा कि इन पार्टीज के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं है, बिकॉज यहाँ पे दो सवाल पूछे गए थे, उसमें से सिर्फ एक का आंसर कंप्लीट हुआ था और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ प्राइस बताई थी, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसे बेच ही देंगे। चलिए अब आते हैं हमारे नेक्स्ट केस पे, दैट इज बाल्फोर वर्सेस बेल्फोर। अब यहाँ क्या होता है ना, ये देखो, ये बहुत कॉमन एक केस लॉ है। हम लोग हमारे घर पे भी हम हो सकता है कि हम लोगों ने बहुत बार ऐसा देखा होगा, बिकॉज ऐसा जरूरी नहीं है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में हो, ऐसा हो सकता है कि पेरेंट्स एंड बच्चों के बीच में भी हो सकता है ये, ठीक है। तो इस केस में होता क्या है ना कि कपल होता है, वो इंग्लैंड जाते हैं घूमने के लिए। अब जो वाइफ होती है ना, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और इतनी खराब होती है कि वो वापस ट्रेवल नहीं कर पाती है। अब हस्बैंड को जाके अपना काम संभालना होता है, तो वो कहते हैं कि तुम यहाँ इंग्लैंड में रुको, अपनी तबीयत का ध्यान रखो, दवाई ववाई सब लो, और जब ठीक हो जाओ तब तुम मेरे पास वापस आ जाना, तब तक के लिए मैं जाता हूँ। और जब तक मैं यहाँ नहीं रहूंगा, मतलब जब तक तुम यहाँ पे हो और तुम्हारी मतलब तबीयत खराब है, तुम मेडिकेशन ले रही हो, तब तक मैं तुम्हें यहाँ पे रहने के लिए खर्च भेजते रहूंगा। मतलब तुम्हारी मेडिसिन का ध्यान मैं रखूंगा, तुम्हारे रहने का, खाने का, सबका ध्यान मैं रखूंगा, मैं तुम्हें पैसे भेजता रहूंगा। अभी तक इस मोड़ तक यहाँ पे इनके बीच में सब कुछ ठीक होता है, ठीक है। कुछ दिनों बाद क्या होता है, जब वो वापस बहुत दिनों तक नहीं जाती है तो उनके बीच में खटपट शुरू हो जाती है। और फिर लास्ट में जाके क्या होता है कि जो हस्बैंड है ना, वो उसे पैसे भेजना बंद कर देता है और बाद में तो उनका डिवोर्स ही हो जाता है। अब जब उनका डिवोर्स होता है तो वो वाइफ जाती है कोर्ट में और कहती है कि हस्बैंड ने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मेरी देखभाल करेगा, बट उसने कुछ दिनों बाद, 3-4 बार तो उसने मुझे पैसे भेजे, बट उसके बाद उसने मुझे पैसे भेजने बंद कर दिए। तो वाइफ कहती है जिस जिस समय पे उसने पैसे नहीं भेजे थे वो पूरा मेंटेनेंस मुझे अब चाहिए, जो पैसे उन्होंने नहीं भेजे। तो वाइफ उनके खिलाफ लीगल एक्शन लेकर आती है। तो कोर्ट यहाँ पर उन्हें कहती है कि देखो, तुम्हें कुछ नहीं मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर इंटेंशन ही नहीं थी टू एंटर इनटू अ लीगल रिलेशनशिप। यहाँ पर जो भी बात हुई ना कि ठीक है तुम बीमार हो, मैं तुम्हें पैसे भेजूंगा खर्च के लिए, ये सब क्या था, ये सब एक सोशल एग्रीमेंट था एक फैमिली के बीच में, ठीक है। ऐसा पेरेंट्स और बच्चों के बीच में भी हो सकता है कि पेरेंट्स ने बच्चों को बोला कि ठीक है तुम लोग मन लगा के पढ़ाई करो, तो हम तुम्हारी टिकट विकेट बुक कर देंगे, तुम्हें मूवी देखने के लिए भेजेंगे तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ, और तुम्हें जो भी एंजॉयमेंट करना होगा करना, हम तुम्हें पैसे देंगे। कल को अगर पेरेंट्स मना कर देते हैं तो क्या बच्चे उनके खिलाफ केस कर देंगे कि नहीं, हमारा तो ये एक लीगल रिलेशनशिप में हम एंटर हो गए थे कि अगर आपने हमें पैसे नहीं दिए मूवी देखने के लिए तो हम क्या करेंगे, आपके ऊपर केस कर देंगे। नहीं, ये सिर्फ एक सोशल एग्रीमेंट था एक फैमिली के बीच, और इसीलिए वाइफ यहाँ पर स्यू नहीं कर सकती है हस्बैंड को, बिकॉज उनके बीच में इंटेंशन ही नहीं था। जब वो लोग बात कर रहे थे तो कभी भी उनके दिमाग में ये नहीं था कि आगे जाकर हो सकता है कि मैं इसके ऊपर केस भी कर दूं अगर ये मुझे पैसे नहीं देता है तो, क्योंकि वहां पर था ही नहीं इंटेंशन, तो इसीलिए यहाँ पर कोई केस नहीं बनता है। बट अब जो हम इसके बाद वाला केस देखने वाले हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो सेम ही चीज पे बेस्ड है, बट ये जो रिलेशनशिप का ये जो प्रिंसिपल हमने पढ़ा है, एन इंटेंशन टू एंटर इनटू लीगल रिलेशनशिप, उसका हमें दूसरा पार्ट दिखाता है, वो है मैरिट वर्सेस मैरिट। इस केस में क्या होता है कि एक हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं, उन दोनों की एक प्रॉपर्टी होती है, वो दोनों जॉइंट ओनर्स होते हैं उस प्रॉपर्टी में और साथ में रह रहे होते हैं उस प्रॉपर्टी पे, ठीक है। कुछ दिनों बाद में क्या होता है, हस्बैंड वाइफ को छोड़कर चला जाता है और दूसरी औरत के साथ रहने लगता है। जब वो जा रहा होता है तब वो एक नोट लिखता है और
साइन करके उसमें, मतलब लिखता है वो प्रॉपर एक पेज पे और नीचे साइन भी करता है, और वो ये लिख के जाता है कि हम दोनों ने ये प्रॉपर्टी खरीदी तो साथ थी और हम साथ में ही इसका पैसा भर रहे थे। बट अब जो बाकी का पैसा बच गया है, सपोज कोई इंस्टॉलमेंट है वो बच गई है, तो वो मेरी वाइफ पे करेगी, एंड इन रिटर्न मैं क्या करूंगा, मैं इस पूरी प्रॉपर्टी की जो ओनरशिप है वो मेरी वाइफ को ट्रांसफर कर दूंगा, और वो एक सोल ओनर बन जाएगी इस प्रॉपर्टी की। ठीक है। बाद में क्या होता है, वो वाइफ पूरा इंस्टॉलमेंट्स पे कर देती है खुद से, बट हस्बैंड जो है वो ट्रांसफर करने से मना कर देता है ओनरशिप को। हस्बैंड बोलता है मैं नहीं दूंगा। अब ये मैटर जाता है कोर्ट में। तो कोर्ट ने यहाँ पे क्या कहा, यहाँ पर साफ देख के पता चल रहा है कि उन पार्टीज की इंटेंशन थी एक लीगल रिलेशनशिप में एंटर होने की। कैसे कि हस्बैंड एक नोट लिख के गया, उस पर उसने साइन किया, उसमें उसने प्रॉपरली कहा कि जो बचा हुआ पैसा है वो मेरी वाइफ देगी, और उसके बदले मैं क्या करूंगा, मैं ओनरशिप उसे ट्रांसफर कर दूंगा। तो ये सारे टर्म्स क्या है, ये सब जो टर्मिनोलॉजीज यूज हो रही है यहाँ पर वो क्या है, कंसिडरेशन की बात हो रही है, यहाँ पे एक कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही है कि एक हाथ से तुम सारे पैसे दो, दूसरे हाथ से तुम मुझसे पूरी ओनरशिप ले लो प्रॉपर्टी की। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, कोर्ट ने कहा हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि एक लीगल रिलेशनशिप में एंटर होने के पूरे पूरे इंटेंशंस हैं, इसीलिए अब हस्बैंड जो है वो बाउंड है बाय द कॉन्ट्रैक्ट, और क्योंकि वाइफ ने पूरे पैसे ऑलरेडी पे कर दिए हैं, हस्बैंड को जो ओनरशिप है ना वो ट्रांसफर करनी ही करनी पड़ेगी अपनी वाइफ को। दैट इज ऑल अबाउट दिस केस। आई होप आपको समझ में आ रहा है, बिकॉज मैं एकदम सिंपलेस्ट लैंग्वेज में आपको ही समझा रही हूँ। अब फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट केस पे, और ये हमारा आज का लास्ट केस है। ये भी एक बहुत पॉपुलर केस लॉ है, जो आप जब भी लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे तो ये तो आप पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे डेफिनेटली, और क्लैट में भी इनफैक्ट ये पूछा जाता है, क्लैट हो, एलेट हो, कोई भी लॉ एंट्रेंस एग्जाम हो, ये पूछा जाता है। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त, ये केस का नाम भी आप याद रखना। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप नाम याद रखें, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ है। लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त। अब इस केस में क्या होता है कि एक बच्चा होता है, बच्चा गुम जाता है, और घर पे सर्वेंट भी होता है। तो मालिक सर्वेंट से कहता है कि देखो देखो बच्चा मिल नहीं रहा है, तुम जाके देख कर आओ कि बच्चा कहाँ पर है। अब सर्वेंट निकल जाता है ढूंढने के लिए, बट काफी देर हो जाती है, बच्चा घर नहीं आता है, तो घर वाले परेशान हो जाते हैं। घर वाले परेशान होकर के कैश प्राइज अनाउंस कर देते हैं कि जो भी हमारे बच्चे को ढूंढ के हमें लाकर देगा, उसे हम कुछ अमाउंट एज अ गिफ्ट उसे हम देंगे। ठीक है, कुछ कैश प्राइज हम उसको देंगे जो भी हमारा बच्चा हमारे पास वापस लेकर आएगा। अब जो सर्वेंट है वो जब बच्चे को ढूंढने गया, उसे इस बारे में कुछ पता नहीं था, उस टाइम पे कैश प्राइस के बारे में बात भी नहीं हुई थी। ठीक है। हावेवर वो सक्सेसफुल हो जाता है, बच्चा उसे मिल जाता है और सर्वेंट बच्चे को वापस घर पे ले आता है। अब कुछ दिनों बाद सर्वेंट को ये पता चलता है कि इस बच्चे को ढूंढने के लिए तो सेठ जी जो हैं उन्होंने प्राइज मनी लगा कर रखा था कि जो भी बच्चे को वापस लेकर आएगा उसे हम प्राइज मनी देंगे। ठीक है। तो वो कोर्ट में चला जाता है क्लेम करने के लिए कि मुझे मिलना चाहिए ये कैश प्राइज, बिकॉज मैं लेकर आया हूं उस बच्चे को ढूंढकर। ठीक है। तो कोर्ट ने यहाँ पे क्या कहा, कोर्ट ने कहा एन ऑफर इज वैलिड ओनली व्हेन इट इज कम्युनिकेटेड। जब आप घर छोड़कर गए थे बच्चे को ढूंढने के लिए, जब सर्वेंट घर छोड़ के गया था बच्चे को ढूंढने के लिए, तब उसे पता ही नहीं था कि ऐसा कोई ऑफर है, और ना वो ऑफर कभी उससे कम्युनिकेट हुआ। तो जब तुम्हें पता नहीं है कि ऐसा कुछ ऑफर है, जब कम्युनिकेशन नहीं हुई, तो तुम कैसे मांग सकते हो। ठीक है। जब आपको पता ही नहीं है क्या ऑफर है, तो आप उसे कैसे एक्सेप्ट कर सकते हो। ऑफर को आप एक्सेप्ट करोगे जब ही तो होगी ना, बात बनेगी। तो इसीलिए कोर्ट ने कहा कि आपको कोई कैश प्राइस नहीं मिलेगा, बिकॉज आप अपने मन से, आपका काम था वहां पे सर्वेंट, एज अ सर्वेंट आप काम कर रहे थे, और आप अपने मन से ही गए थे वहां पर ढूंढने के लिए। आप जब ढूंढने निकले तो आपके दिमाग में एक बार भी नहीं था कि अगर मैं बच्चे को ढूंढ के ले आता हूं तो मुझे कुछ कैश प्राइस मिलेगा। कोई ऑफर के बारे में भी नहीं पता था, और कोई कम्युनिकेशन भी नहीं हुई थी, तो इसीलिए ऑफर भी नहीं पता है उन्हें, कम्युनिकेशन भी नहीं हुआ है, तो प्रॉमिस तो हुआ ही नहीं उनकी तरफ से उन्हें पैसे पे करने का, और प्रॉमिस नहीं हुआ तो वो लाइबल नहीं है उसे कुछ भी पैसा वापस देने के लिए। ठीक है। वो उसे वापस लेकर आया तो वो एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर तो था ही नहीं। ठीक है। वो बोल रहा है कि आपने ऑफर किया कि आप कैश प्राइस दोगे, मैं बच्चे को लेकर आया, अब आप मुझे कैश प्राइस दो। तो कोर्ट ने कहा कि उन्होंने ऑफर तो किया था, बट क्या तुमने एक्सेप्ट किया था, तुमने तो एक्सेप्ट किया ही नहीं, बिकॉज तुम तो ऑलरेडी बच्चे को ढूंढने निकल चुके थे, और तुम्हें काफी दिनों बाद आके पता चला है कि ऐसा कुछ था भी। तो इसीलिए इन दिस केस उस सर्वेंट को कुछ भी नहीं मिला, बिकॉज एक्सेप्टेंस नहीं हुआ था ऑफर का, ऑफर वैलिड नहीं था क्योंकि कम्युनिकेट ही नहीं हुआ था। दैट इज ऑल अबाउट दिस केस लॉ। और इसी के साथ हमारी आज की क्लास होती है खत्म।
मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में ऐसे ही और इम्पोर्टेंट केस लॉज के साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तब तक के लिए हैप्पी रीडिंग्स।